नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी। मध्य प्रदेश बीजेपी में लगातार होने वाली बैठकों के मायने निकाले जा रहे हैं। 3 दिन यानी 3 दिन तक लगातार कई गतिविधियां जारी रहेंगी, जिसमें राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री से लेकर प्रदेश प्रभारी, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री तक मौजूद रहेंगे। देखिए यह खास रिपोर्ट। बीजेपी में संगठन और सरकार का ऑडिट। पार्टी में फिर तेज हुई गतिविधि। कोविड-2 के बाद बदले हालात। संगठन को नया रूप देने की कवायद। शिवराज, शिवप्रकाश, बीडी शर्मा, सिंधिया और मुरलीधर राव। 5 चेहरे, 3 दिन और कई काम। मतलब 23 जुलाई से 25 जुलाई तक बीजेपी में कई गतिविधियां दिखाई देंगी। शुक्रवार को बीजेपी दफ्तर में सीएम शिवराज और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री शिवप्रकाश की बंद कमरे में हुई बैठक में इसकी शुरुआत भी हो गई है। कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश सहित 4 राज्यों के प्रभारियों की इस बंद कमरे में चर्चा हुई, जिसमें प्रदेश संगठन के महामंत्री सुहास भगत भी मौजूद रहे। बैठक में सरकार और संगठन के कामकाज पर भी मंथन हुआ। निगम मंडल, आयोग और प्राधिकरण में नियुक्तियों पर भी चर्चा की खबर है। इस बैठक के बाद शिवप्रकाश और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के बीच भी मुलाकात हुई। हम संगठन हैं और संगठन को चलाने के लिए ठीक उसी प्रकार की पद्धति अपनाना पड़ती है जैसे कि परिवार चलाने के लिए। तो परिवार में जो मुखिया होता है वो परिवार के दूसरे नंबर के, तीसरे नंबर के व्यक्ति से बात करता है। दूसरे तीसरे नंबर वाले को कोई समस्या होती है तो पहले नंबर, मतलब मिल बैठकर चर्चा करना, निर्णय करना, यही तो संगठन है। और नहीं तो कांग्रेस की तरह विघटन है। अगर बीजेपी की गतिविधियों की बात करें तो 23 जुलाई को राष्ट्रीय संगठन महामंत्री शिवप्रकाश की सीएम और प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात हुई। वहीं 24 जुलाई को ज्योतिरादित्य सिंधिया की ई क्लास होगी। 24 जुलाई गुरु पूर्णिमा के दिन ही बीजेपी धर्म गुरुओं का सम्मान करेगी। और 25 जुलाई को मध्य प्रदेश के बीजेपी प्रभारी मुरलीधर राव भोपाल आएंगे। देखिए, चाहे हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हों, चाहे मंत्री हों, चाहे सांसद हों, चाहे विधायक हों, पार्टी का जो निर्देश मिलता है उसके अनुसार सब लोग काम करते हैं। और सिंधिया जी को भी जो जवाबदारी दी गई है वो भी उसको काम। जानकारों की माने तो कोविड-2 के बाद बीजेपी की ऐसी गतिविधि पूरे देश में ही चल रही है। ऐसा लगता है कि पार्टी कहीं ऑर्गेनाइजेशन रिफॉर्म की तरफ बढ़ रही है। संगठन में रीस्ट्रक्चरिंग को महत्व दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ भी कोविड की दूसरी लहर और दमोह उपचुनाव में हार के बाद पार्टी में मंथन जारी है। पहले तो सिंधिया समर्थकों की जंबो कार्य समिति में जगह सुनिश्चित करने को लेकर हलचल ज्यादा थी, लेकिन इसमें भी संगठन के स्तर पर पुनर्गठन दिखा। अब फिर नए सिरे से गतिविधि तेज हुई है। जाहिर है आगे कुछ न कुछ तो नया होगा ही। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। संगठन में सुधार और नए चेहरों को लगातार आगे बढ़ाने की कोशिश, चाहे वो प्रभारी हों और चाहे वो आप बात करें उन चेहरों की जो अब तक दूसरी या तीसरी पीढ़ी के चेहरे कहे जाते थे। तो ये बीजेपी पूरे देश में एक इस दृष्टि और सोच को लेकर आगे बढ़ रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सियासत और सियासी चेहरे यूं तो एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। फिर भी सिक्का जब उछाला जाएगा तो किस रुख पर या कहां गिरेगा ये कहना मुश्किल है। लेकिन मौजूदा राजनीति में सियासी दलों को शायद ये लगता है कि दांव सियासी चेहरों पर लगाना ही ठीक है। तो क्या ये माना जाए कि सियासत में अब चेहरे पार्टी से बड़े हो गए हैं? लगता तो ऐसा ही है। देख लीजिए ये रिपोर्ट। साल से राजनीति में पार्टी से ज्यादा सियासी चेहरों को तवज्जो मिलती दिख रही है। शायद इसीलिए पार्टियों को मजबूत चेहरों की जरूरत भी महसूस हो रही है। ऐसे में नेता के चेहरे को मजबूत बनाना भी पार्टियों की रणनीति का हिस्सा बन चुका है। जिस पार्टी के पास जिताऊ चेहरा नहीं है वो कमजोर आंकी जा रही है। ऐसे में मध्य प्रदेश की मुख्य राजनीतिक पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस भी अपने नेता के चेहरे को मजबूत बनाने और बताने में जुटी हुई हैं। पार्टी के नाम पर वोट मांगने वाले दल अब चेहरों की ब्रांडिंग करने में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। बंद कमरे में रह के ट्वीट पे कमलनाथ ही आगे हो सकते हैं, जनता के बीच में शिवराज जी आगे। मैं मानता हूं कि शिवराज की और कमलनाथ जी की कोई तुलना नहीं है। वो जनता के बीच का है और जनता के दिलों पर जिसका है राज वो है शिवराज। गृह मंत्री का बयान ये इशारा कर रहा है
कि बीजेपी के पास 2023 के लिए मजबूत चेहरा मौजूद है और वो इसी के साथ आगे बढ़ेगी। इधर कांग्रेस के पास भी चेहरों की कमी नहीं है, लेकिन भरोसा अब भी 2018 में कांग्रेस को सत्ता तक पहुंचाने वाले चेहरे यानी कमलनाथ पर जताया जा रहा है। जनता इनको पसंद नहीं कर रही, इसलिए 2018 के अंदर बाहर किया गया था। जबरदस्ती आए हैं सत्ता के अंदर। 2023 में जनता फिर से इनको बाहर कर देगी। जनता के बीच में कांग्रेस है और कांग्रेस कंधे से कंधा मिला के जनता के साथ खड़ी है और जनता का विश्वास कांग्रेस पार्टी के पास साथ है। ये सारी चीजें इसको प्रमाणित करती हैं। अब कोई कुछ भी कह ले, वो सब अपनी नाकामियां छिपाना है। कांग्रेस को यकीन है कि 2023 में भी वो इसी चेहरे को आगे कर बीजेपी को पटखनी दे पाएगी। सियासत में एक लंबे अंतराल के बाद फिर चेहरों की अहमियत देखने को मिल रही है। सियासी दलों की जीत जिताऊ चेहरों पर आ टिकी है, लेकिन जनता के बीच किसी चेहरे को स्थापित करना भी एक चुनौती है, क्योंकि जो चेहरा जीत दिला सकता है वही चेहरा पूरी पार्टी की नैया डुबो भी सकता है। ऐसे में चेहरे के चुनाव से लेकर उसकी ब्रांडिंग भी सियासी रणनीति का अहम हिस्सा हो चला है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कभी बंसल न्यूज़ से बातचीत में कहा था, करीब 2018 के चुनाव के एक साल पहले, कि अब पार्टी से अधिक अहमियत चेहरों की है। शायद वो मध्य प्रदेश में भी इशारा कर रहे थे कि उनका चेहरा कितना अहम होगा। पार्टी ने उसे समझा भी, लेकिन केंद्रीय भूमिका में यानी मुख्यमंत्री पद के लिए ज़रूर मौका कमलनाथ जी को मिला। लेकिन ये बहस बड़ी हो रही है, क्योंकि बात सही है। आज नरेंद्र मोदी जी अगर आप बात करें तो एक बड़ा चेहरा है, मध्य प्रदेश में शिवराज जी एक बड़ा चेहरा है, या किसी भी पार्टी के नेता के चेहरे को आप देखें तो चेहरा मैटर तो करता है। हालांकि गीत, काव्य और फिल्मी गीत में कहा जाता है दिल को देखो चेहरा न देखो, लेकिन राजनीति में, सियासत में जनता चेहरा देखती। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पंजाब कांग्रेस भवन में सिद्धू ने एक बार फिर अपने तेवर दिखाए। ये वही सिद्धू हैं जो कॉमेडी जो सीरियल्स हैं उनमें नज़र आते थे, जज के तौर पर कपिल के शो में। सिद्धू यानी नवजोत सिंह सिद्धू, जो अब पंजाब कांग्रेस की कमान भी संभाल रहे हैं, जब भाषण देने के लिए खड़े हुए तो भगवान को याद किया, क्रिकेट शॉट मारने का एक्शन किया, अपने दाईं ओर बैठे कैप्टन अमरिंदर सिंह और प्रभारी हरीश रावत को लगभग इग्नोर करते हुए आगे बढ़े और पूर्व मुख्यमंत्री राजेंद्र कौर भट्टल और लाल सिंह के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। इसके बाद वो भाषण देने खड़े हुए। सिद्धू ने कहा, मेरा दिल चिड़े के दिल जैसा नहीं है, जो मेरा विरोध करेंगे वो मुझे मजबूत बनाएंगे, मेरी चमड़ी मोटी है। दरअसल पंजाब कांग्रेस में चल रहे कलह के बीच कांग्रेस नेता सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष का पद संभाल लिया है। इस दौरान मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी उनके साथ मौजूद दिखे, साथ ही तमाम कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। कैप्टन ने कहा कि मेरी माता जी ने और सिद्धू के पिता ने भी साथ काम किया। सिद्धू के पिता तब पटियाला के प्रधान हुआ करते थे। इसके बाद मेरी माता जी 1967 में लोकसभा में आ गई और वहीं जब मैं 1970 में सेना छोड़ के आया तो माता जी ने कहा कि राजनीति में कदम रखो, पर मैं तो बिल्कुल भी राजनीति नहीं जानता था। तब माता जी ने कहा, सिद्धू के पिता सरदार भगवंत सिंह सब सिखा देंगे। देखिए ये खबर और सिद्धू का अंदाज। बाहर और सारे पंजाब का वर्कर सुने, सारे मेरी पग दे लड़ने और ऐलान करता नवजोत सिंह सिद्धू ए निमाना जा वर्कर कि आज सारे पंजाब का कांग्रेस का वर्कर कांग्रेस का प्रधान बन गया। प्रधान आज कोई फर्क नहीं रह गया। लीडर ते वर्कर जदों वड्डी नदी खड़खड़ कर दी, चढ़ कर दी, जाके समुंदर दे विच रलदी है ना, तो फिर ओदा कोई अस्तित्व नहीं रहता। तो आपने देखा कि सिद्धू साहब का खास अंदाज, जिसके लिए वो पहचाने भी जाते हैं, जोश से भरा हुआ, ताली पिटवाने वाला। हालांकि वो खुद कहते हैं ठोको ताली, ये सिद्धू साहब का खास अंदाज।
अब चलिए पंजाब से निकलते हैं और आगे बढ़ते हैं और प्रवेश करते हैं उत्तर प्रदेश की सरहद में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तुलना आजकल सिंगापुर के पहले प्रधानमंत्री ली कुआन यू से की जा रही है। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी रहे प्रकाश सिंह के ट्वीट के बाद ये बहस गरमाई है। प्रकाश सिंह ने ट्वीट में लिखा कि यूपी में माफियाओं की 1574 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। योगी यूपी के ली कुआन बनकर उभर रहे हैं। अब सवाल यह है कि ली कुआन यू कौन है जिससे यूपी के सीएम योगी की तुलना हो रही है। दरअसल सिंगापुर जब वजूद में आया तब ली कुआन यू वहां के पहले प्रधानमंत्री थे। उस समय सिंगापुर अपराध का गढ़ था और वहां अपराधियों की भरमार हुआ करती थी। कहा यह भी जाता था कि सिंगापुर के पहले प्रधानमंत्री ने अपराधियों से दो टूक कहा कि या तो तुम सीधे हो जाओ या फिर सिंगापुर छोड़कर चले जाओ, नहीं तो तुम सबको हम जहन्नुम भेज देंगे। हालांकि योगी आदित्यनाथ तो ये खुलकर नहीं कह रहे हैं, लेकिन अपराधियों पर उनका नियंत्रण कुछ इस तरह का है। ली कुआन यू 1959 यानी 1959 से लेकर 1990 तक सिंगापुर के प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने प्रधानमंत्री बनते ही गरीबी से जूझ रहे लोगों को पक्के मकान बनाकर देने के लिए हाउसिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना की और अपराधियों पर नियंत्रण कर सिंगापुर की जनता का दिल जीता। तो ये कहानी है ली कुआन यू की, जिनकी तुलना की जा रही है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी से। वाराणसी में एक तरफ काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानवापी मस्जिद की जमीन को लेकर कोर्ट में विवाद चल रहा है। दूसरी तरफ मस्जिद की तरफ से ही मंदिर के लिए शानदार पहल का प्रस्ताव सामने आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को मस्जिद से सटी करीब 1000 स्क्वायर फीट जमीन मुस्लिम समाज ने दी है। इस जमीन पर फिलहाल मंदिर प्रशासन का कंट्रोल रूम स्थापित था। इतना ही नहीं, जमीन मंदिर प्रशासन ने भी मुस्लिम समाज को दी है। कोर्ट के बाहर आपसी सहमति के आधार पर हुए समझौते को बेहद अहम माना जा रहा है। गंगा जमुनी तहजीब का एक और शानदार उदाहरण माना जा रहा है। बनारस से सांसद बनने के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने यहां की व्यवस्था सुधारने की पहल आरंभ की है। इसके बाद काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। करीब 350 मकानों का अधिग्रहण करने के साथ प्रधानमंत्री ने खुद कॉरिडोर की आधारशिला रखी। तेज गति से बन रहे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में मंदिर से सटी ज्ञानवापी मस्जिद के वक्फ बोर्ड की जमीन पर ही यहां कंट्रोल रूम बना था। कॉरिडोर की डिजाइन में इस स्थान पर सुरक्षा टावर बनना है। ऐसे में जमीन की जरूरत को लेकर बात हुई। मुस्लिम समाज ने भी अपनी तरफ से पहल की और शानदार पहल की। वक्फ की जमीन कॉरिडोर को देने पर उसने सहमति जताई। सहमति के बाद मंदिर की तरफ से बने प्रस्ताव को विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद में रखा गया। वहां से हरी झंडी मिलते ही जमीन की अदला बदली भी हो गई। शानदार अदला बदली और सांप्रदायिक सौहार्द का शानदार प्रतीक। देश कोरोना की 2 भीषण लहरों को झेल चुका है, जिसमें लाखों लोग बीमार हुए और हजारों लोगों की जान चली गई। दूसरी लहर अब कम हो चुकी है, लिहाजा सियासत अपना रंग दिखाने लगी है। सियासत में इन दिनों जो नया मुद्दा ज़ेरे बहस है वो ये है कि देश में किसकी मौत ऑक्सीजन की कमी से हुई है या नहीं हुई है। यानी देश में जो डेथ कोरोना की वजह से हुई है, क्या उसका कारण ऑक्सीजन रही है या नहीं रही है। देखिए रिपोर्ट। ऑक्सीजन की कमी से मौत, आंकड़ों में उलझी हकीकत, किसके दावे पर हो यकीन? क्या ऑडिट खोलेगा राज? देश में ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई, ये बयान केंद्र की तरफ से क्या आया? देश की राजनीति में उबाल आ गया। अब चारों तरफ हंगामा है। कोई केंद्र के बयान के समर्थन में है तो कोई इसके दूसरे मायने तलाश रहा है। दरअसल केंद्र ने मौतों के आंकड़ों पर गेंद राज्यों के पाले में डाल दी।
केंद्र ने कहा है कि राज्यों ने ऐसी कोई जानकारी नहीं दी है, तो वहीं राज्य अब इस बयान का दूसरा एंगल निकाल रहे हैं। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का कहना है कि केंद्र ने राज्यों से ऐसा कोई सवाल पूछा ही नहीं, तो जवाब कैसे देते। लेकिन छत्तीसगढ़ में कोरोना के दौरान ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत हुई या नहीं, इसकी जांच जरूर होगी। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य को दिए निर्देश में 1 मार्च के बाद हुई मौतों का ऑडिट किया जाएगा। मैंने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब को ये डायरेक्शन दिया है कि आप 1 मार्च से पुनः पूरा ऑडिट करिए कि जितने लोगों की मृत्यु छत्तीसगढ़ में हुई है, कहीं भी ऐसी कोई बात किसी अस्पताल में थी क्या कि उनकी मृत्यु जब हुई तो उस अस्पताल में ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं था। तो इसकी हम ऑडिट करा रहे हैं फिर से। केंद्र के बयान पर स्वास्थ्य मंत्री का जवाब आते ही प्रदेश बीजेपी मुखर है। नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि दूसरे कांग्रेस शासित राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री भी ऑक्सीजन से कमी की मौत को नकार रहे हैं, तो फिर केंद्र के बयान पर बवाल क्यों है? और उन्होंने कहा है कि ऑक्सीजन के हमारे यहाँ प्लस है, हमारे यहाँ कोई ऑक्सीजन के कारण में मौत नहीं हुई है। महाराष्ट्र के जो स्वास्थ्य मंत्री है उनका भी मैंने देखा है, उन्होंने भी सुना हूं उनको मैं, उन्होंने भी कहा है कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन के अभाव में किसी की मौत नहीं हुई है। आपके राजस्थान के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। जब कांग्रेस की सरकार इस बात की गवाही दे रही है कि ऑक्सीजन के अभाव में कोई मौत नहीं हुई है, यदि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा है तो क्या गलत बातें कही है। छत्तीसगढ़ में कोरोना से हुई मौतों को लेकर पहले भी खूब सियासत देखने को मिली है। बीजेपी मौतों के आंकड़ों को लेकर सरकार को कई बार घेर चुकी है। इस बार केंद्र के बयान पर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरना चाहा है, लेकिन इन सब के बीच सवाल यह है कि क्या स्पेसिफिक ऑडिट रिपोर्ट छत्तीसगढ़ में मौतों का सच सामने ला पाएगी। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। सच्चाई सामने आनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, सियासत अपनी जगह है लेकिन सच्चाई अपनी जगह है और लोगों को ये जानने का अधिकार है ही। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पुलिस कार्रवाई से बौखलाए नक्सली बालाघाट जिले में महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के रास्ते एक बार फिर अपनी सक्रियता बढ़ा रहे हैं। नक्सली बालाघाट में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने का मंसूबा भी संजो रहे हैं। ग्रामीणों की हत्या कर नक्सली पुलिस को चुनौती भी दे रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। बालाघाट जिले में पिछले 1 साल के भीतर 3 बार पुलिस और नक्सली आमने सामने आए। बमहनी में एक ग्रामीण की गोली मारकर हत्या करने के बाद नक्सलियों ने पुलिस पार्टी को भी निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने में फिलहाल नक्सली कामयाब नहीं हो सके हैं। बावजूद इसके नक्सली शांत नहीं दिख रहे हैं। खबर है कि नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी ने महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से हार्डकोर नक्सलियों को मैदान में उतारा है, जो बालाघाट के जंगलों में ग्रामीणों पर अपनी ज़रूरतों को पूरा करने का दबाव बना रहे हैं। पिछले 1 साल में बालाघाट, मंडला और छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव, कवर्धा, महाराष्ट्र की गोंदिया, ये जो पूरा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ का ट्राई जंक्शन बनता है। इसके साथ ही साथ लेकिन ये भी देखने में आया है कि इनके द्वारा लगातार ग्रामीणों के ऊपर उनसे राशन इकट्ठा कराने और उसके कारण भी अन्य तरह के जो एक्सटॉर्शन करने, उनको भय दिखाने की भी कार्रवाई बढ़ाई है। नक्सलियों की हर हरकत पर नजर बनाए सुरक्षा बल नक्सलियों के मंसूबों को नाकाम करने में जुटे हुए हैं। बालाघाट पुलिस, हॉक फोर्स और सीआरपीएफ की टीम लगातार जंगलों में सर्चिंग कर रही है। नक्सली नेटवर्क को ध्वस्त करने में कई बड़ी सफलताएं भी हाथ लगी हैं। ये जो लगातार इनका एक कॉरिडोर या जिसको कहना चाहिए पैसेजवे है, उसमें सभी 4-5 जो ज़िले हैं जो तीनों राज्यों से संबंधित हैं, वो कोऑर्डिनेशन में एक अच्छी कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें उनके पूरे रास्ते पर ही हमारी जो डोमिनेशन और सर्चिंग की कार्रवाई है उसमें काफ़ी रोक लगी है। साथ ही साथ जो उनका गंतव्य स्थान है जहाँ पे वो पहुँचते हैं, तो उस एरिया में भी सूचना का तंत्र हमारा बहुत मजबूत हुआ है और सूचनाएं लगातार प्राप्त होने के बाद जो उसमें हम ऑपरेशंस चलाते हैं, उससे भी उनको वहाँ पैर नहीं जमा पाते और उनकी रोकथाम हो रही है। बीते दिनों कोरोना से भी नक्सलियों की मौत की खबर है। पुलिस अपने नेटवर्क के जरिए नक्सलियों के भीतर पैठ बनाने में जुटी हुई है। हर नक्सली गतिविधि पर बारीकी से नजर रखी जा रही है, जिसका मकसद नक्सलवाद के जरिए फैलने वाले आतंकवाद को हर हाल में नेस्तो नाबूद करना है। अशोक मोटवानी, बंसल न्यूज, बालाघाट।
चलिए अब चलते हैं खेलों की दुनिया की तरफ। कोरोना महामारी के बीच शुक्रवार से खेलों के महाकुंभ टोक्यो ओलंपिक की शुरुआत हो गई है, जिसमें लास्ट में भारतीय दल 21वें नंबर पर रहा, जिसमें पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह और बॉक्सिंग स्टार मैरी कॉम भारत की ओर से ध्वजवाहक बने। वहीं पूरे भारतीय दल के मार्च पास्ट में खिलाड़ी और अधिकारी मिलाकर 25 मेंबर्स शामिल रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय एथलीट्स को एक बार फिर बधाई दी और खड़े होकर तालियां भी बजाई। साथ ही उन्होंने ओपनिंग सेरेमनी को देखने वाली अपनी एक लाइव तस्वीर भी ट्विटर पर शेयर की। बता दें कि इस बार कोरोना की वजह से करीब करीब 1000 खिलाड़ी और अधिकारी ही इस कार्यक्रम में मौजूद हैं और दर्शक मैदान से गायब हैं, यानी दर्शकों को अलाउ नहीं किया गया है। पिछले साल कोरोना के चलते टोक्यो ओलंपिक को स्थगित करना पड़ा था, जो इस बार पूरे कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर और प्रोटोकॉल के चलते बिना दर्शकों के आयोजित हो रहा है। खिलाड़ियों के लिए ये चुनौती है कि जिस मैदान में दर्शकों का समर्थन और उनकी तालियों की गड़गड़ाहट गूंजती थी, उस सन्नाटे के बीच में वो कैसे और बेहतर प्रदर्शन करते हैं, ये चुनौती निश्चित तौर पर खिलाड़ियों की है। उसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी आपसे। नमस्कार।